दोस्तों सोचिए क्या हो अगर अचानक कुछ ऐसे रहस्यमय क्रिएचर्स धरती पर हमला कर दें जो सिर्फ इंसानों को अपना शिकार बनाने आए हों। ये क्रिएचर्स अगले 1 महीने में दुनिया की 95% आबादी को खत्म कर सकते हैं और ख़ास बात यह है कि ये धरती के किसी और जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते। सवाल उठता है कि आखिर ये क्रिएचर्स कौन हैं, इन्हें किसने भेजा है और ये कहां से आए हैं। इन सब सवालों के जवाब हमें आज की इस कहानी में मिलेंगे। कहानी की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जिसमें बताया जाता है कि धरती के अंदर मौजूद सिंकहोल्स से कुछ अज्ञात क्रिएचर्स बाहर आ रहे हैं और इंसानों पर हमला कर रहे हैं। उनके खिलाफ किसी भी हथियार का इस्तेमाल बेअसर साबित हो रहा है। वे किसी भी तरह से मारे नहीं जा रहे, लेकिन एक खास बात सामने आती है। ये क्रिएचर्स ऊंचाई पर हमला नहीं करते, यानी समुद्र तल से 9000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाली जगहें सुरक्षित हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ऊंचे इलाकों की ओर पलायन करें। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। हम कोलोराडो की रॉकी माउंटेन रेंज में पहुंचते हैं जहां एक बच्चा हंटर दिखाई देता है। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी हंटर को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। इस लड़के को समझ में आ जाता है कि एक भयानक प्राणी उसके पीछे आ रहा है। हमें उस प्राणी की हल्की सी झलक दिखाई जाती है और इससे पहले कि वह प्राणी हंटर को मार डाले, हंटर एक सफ़ेद रेखा के अंदर आ जाता है जहां वह प्राणी उस पर हमला नहीं करता। इस तरह हंटर की जान बच जाती है। यह सफ़ेद रेखा बताती है कि आप 8000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमें लॉस्ट गल्च रिफ्यूजी एरिया दिखाया जाता है जो 8468 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की कुल जनसंख्या 103 है। यहाँ हम हंटर के पिता बिल को देखते हैं जो अपने बेटे को आज की गलती के लिए समझाते हैं। वह उसे बताते हैं, बेटा तुम्हें 8000 फीट की लाइफलाइन पार नहीं करनी चाहिए। हंटर अपने पिता को बताता है कि वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि आसपास कोई और व्यक्ति है या नहीं, लेकिन बिल उसे समझाते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम्हारे फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं जो तुम्हारी जान ले सकती है। दरअसल हंटर के फेफड़ों और दिल में कुछ समस्या है जिसकी वजह से उसे हर रात ऑक्सीजन दी जाती है। बिल अपनी पत्नी की तरह अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। अब अगले दृश्य में हमें बिल और कैटी दिखाए जाते हैं। कैटी बिल की पत्नी तारा की सबसे अच्छी दोस्त थी। यहाँ विल बताते हैं कि हंटर आज अल्फा फायर रोड देखने के लिए सीमा पार कर गया था और यही वह जगह थी जहाँ हंटर ने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। केटी यहाँ समझाती हैं कि देखो हंटर इस पूरे इलाके में इकलौता बच्चा है, चाहे आप उसे कितना भी समझाने की कोशिश करें वह बाहर जाएगा क्योंकि यह पहाड़ उसके लिए एक जेल जैसा है। लेकिन विल कहता है कि हम हमले के 3 साल बाद भी जिंदा हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और हंटर को भी ये समझना होगा। अब उसी रात हंटर का ऑक्सीजन फिल्टर खराब हो जाता है जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन विल तुरंत आकर उसका फिल्टर बदलकर हंटर की जान बचा लेता है। यह सब देखकर विल बहुत चिंतित हो जाता है, इसलिए वह नक्शा खोलकर वेल्डर की जगह देखता है और वहां जाने के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन हंटर का जन्मदिन होता है और विल उसे बताता है कि तुम्हारे सारे फिल्टर खराब हो रहे हैं इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन हंटर अपने पिता को जाने नहीं देना चाहता। इसके बाद हमें एक और किरदार नीना से मिलवाया जाता है जो अपनी बंदूक से एक शील्ड पर गोली चला रही होती है, लेकिन उस शील्ड पर कोई असर नहीं हो रहा होता। दरअसल यह शील्ड उन प्राणियों की त्वचा का एक टुकड़ा था, लेकिन यह नीना के हाथ कैसे आया इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि उसकी माँ भी इसी तरह गई थी और कभी वापस नहीं आई। लेकिन बिल उसे वादा करता है कि बेटा मैं ज़रूर वापस आऊँगा। अब उस रात बिल नीना के पास जाता है और उसे हंटर के बारे में बताता है जिसकी वजह से वह कल वोल्डार के लिए निकलने वाला है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन नीना उसे समझाती है कि यह असंभव है, तुम उन प्राणियों का सामना नहीं कर सकते, तुम जल्दी ही मारे जाओगे। इस पर नीना उसे बताती है कि मैं सभी नक्शे और रास्ते जानती हूँ और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो तुम्हें हमेशा 8000 फीट की ऊंचाई पर रख सके, और जैसे ही तुम 8000 फीट से थोड़ा नीचे जाते हो तुम्हारी सांस से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाएगा और वे तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वोल्डार पहुंचने में 2 दिन लगने वाले थे। अब यहाँ बिल नीला को बताता है कि तुम ही वह अकेली सर्वाइवर हो जिसने उन प्राणियों से लड़ाई की और बची, और तुमने उन पर वर्षों से रिसर्च की है। तुम उनके खिलाफ लड़ाई की रणनीति अच्छी तरह जानती हो और नीना की लैब भी वोल्डार में है। कौन जानता है नीना वहाँ उन प्राणियों को मारने का कोई तरीका खोज ले। यहाँ हमें पता चलता है कि नीना एक शोध करता है और विल की पत्नी तारा भी नीना के साथ थी जब उसकी मौत हुई थी। अब यहाँ विल उससे कहता है कि कोलावे माइंस के रास्ते चलो जो पहाड़ों के बीच बना है, लेकिन नीना उसे समझाती है कि यह रास्ता एक जाल है और अगर तुम वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन वह नीना से कहता है कि मैं इन रास्तों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैंने वहां काम किया है। लेकिन नीना को उसकी योजना बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि भले ही वह वोल्डार पहुंच जाए, वह इलाका 2000 फीट इस ऊंचाई से नीचे है।
जहां वे क्रिएचर्स आसानी से बिल को अपना शिकार बना सकते हैं, लेकिन बिल अपनी मंशा नहीं बदलता और वहीं से आगे बढ़ जाता है। वहीं हमें नीना को एक ट्रैकर पर काम करते हुए दिखाया जाता है। अब अगले दिन उसकी दोस्त केटी भी बिल का समर्थन करने आती है और बिल के मना करने के बावजूद वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। केटी उसे समझाती है, देखो बिल, हमें इन जीवों का सामना एक न एक दिन करना ही होगा, तो क्यों ना आज ही कर लें। ये वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और रास्ते में नीना से भी मिलते हैं। नीना केटी से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम उन्हें कैसे सामना करोगे, क्योंकि उन पर गोलियों का कोई असर नहीं है और शायद हम वहाँ मरने वाले हैं। और हमसे उनका मतलब था कि वह भी इस मिशन पर बिल के साथ जा रही थीं। यहाँ पर वे इन क्रिएचर्स के द्वारा सबसे ज़्यादा शिकार किए जाने वाले इलाके को पार करने की योजना बनाते हैं, इसी इलाके का उपयोग करके। रास्ते में नीना उन्हें अपने ट्रैकर के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि यह उन क्रिएचर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र को पकड़ता है, क्योंकि ये रिपर बहुत उच्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी पर किसी भी जानवर से कहीं अधिक होता है। और यहाँ पर हमें ये जानकारी मिलती है, वह क्रिएचर्स जिन्हें रीपर कहा जाता है, अब ये लोग एल्वा फायर रोड के नीचे पहुँच चुके हैं, यानी अब उनका सफ़र 8000 फीट से नीचे शुरू होगा। आगे बढ़ते हुए उन्हें कई घोड़ों का झुंड दिखाई देता है, जिससे उन्हें समझ में आता है कि ये क्रिएचर्स केवल इंसानों को ही शिकार बना रहे थे। जल्द ही ये लोग उस क्षेत्र में पहुंचते हैं जिसकी ऊंचाई 710 फीट थी। यहाँ बिल बताता है कि सबसे ऊंची चोटी 8000 फीट से ऊपर है और इसके माध्यम से यह लंबा रास्ता आसानी से तय किया जा सकता है। लेकिन तभी नीना का ट्रैकर उन्हें संकेत देता है कि एक रीपर तेजी से उनकी ओर आ रहा है। अब यहाँ से ये लोग लाइफलाइन की ओर दौड़ते हैं और केटी ने रीपर पर कई बार हमला किया और इन सभी हमलों ने रीपर के गुस्से को और बढ़ा दिया। अब यहाँ ये लोग स्की की मदद से उस लाइफलाइन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह क्रिएचर्स स्की को नष्ट कर देता है। हालांकि इस तरीके से ये सभी लोग उस 8000 फीट की सीमा को पार करने में सफल हो जाते हैं और वह क्रिएचर्स उस सीमा के भीतर नहीं जाता, वह बाहर खड़ा रहता है। अब यहाँ एक रिसोर्ट था जहाँ ये लोग रात बिताते हैं और यहाँ नीना बताती है कि मेरे वर्षों के शोध से मैंने समझा है कि यह कोई शिकारी नहीं है, क्योंकि शिकारी खाना खाने के लिए हत्या करते हैं। ये रीपर तो बस हमारा शिकार करने के लिए ही बने हैं, इन्हें शिकार करने में मज़ा आता है। अचानक ये ज़मीन से बाहर आ गए और सिर्फ 1 महीने के भीतर 95% आबादी को ख़त्म कर दिया, वो भी बिना रुके। सबसे अजीब बात यह है कि ये मारे हुए लोगों को खाते नहीं हैं। ज़रूर ऐसा कुछ है जो इन्हें ऊर्जा और ताकत दे रहा है। खैर, अगली सुबह ये लोग कलवे माइन तक पहुंचते हैं जिसकी ऊंचाई 892 फीट है। वहां विल ने बताता है, यह माइन लेवल 9 पर है, हमें सीढ़ियों के जरिए लेवल 8 तक जाना होगा। वहां से हम और ऊंचाई पर जाकर दूसरी साइड से बाहर निकलेंगे। दूसरी साइड से वर्डर 12 माइन सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन नीना यह सुनकर सवाल करती है, तुम्हें कैसे यकीन है कि यह लाइन 8000 फीट से कम ऊंचाई पर नहीं जाएगी? माइन की टनलें आमतौर पर सीधी नहीं होती और न ही एक समान ऊंचाई पर बनी होती हैं। हो सकता है कि हम सेफ लाइन से नीचे चले जाएं। इस पर विल ने जवाब दिया, हाँ तुम सही कह रही हो, यह माइन सेफ लाइन से करीब 231 यार्ड नीचे है। नीना की बात में दम था, वह सही सोच रही थी। रीपर ज़मीन के नीचे से आए थे, इसलिए वे किसी भी अंडरग्राउंड जगह पर छिपे हो सकते थे। उनकी खासियत थी कि वे अंधेरे में साफ देख सकते थे और माइन के भीतर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से पहचान सकते थे। इस वजह से टीम के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे और उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। मगर जैसे ही वे टनल में आगे बढ़े, उन्हें रास्ता बंद मिला। अब उनके सामने केवल एक विकल्प बचा था, लेवल 7 से नीचे जाना। लेकिन लेवल 7 सेफ लाइन से 914 मीटर नीचे था। यह एक खतरनाक फैसला था। नीना ने बिल से कहा, यह तो आत्मघाती कदम जैसा है। इस पर बिल ने दोनों को वापस जाने के लिए कहा और खुद अकेले मिशन पूरा करने का इरादा जताया। फिर भी थोड़ी बहस के बाद नीना और बिल ने भी उसके साथ इस खतरनाक मिशन में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे लेवल 7 माइन के अंदर गहराई में पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि अब रीपर उनकी मौजूदगी को महसूस कर चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपनी लाइट्स बंद कर दीं, लेकिन तब भी रीपर की डरावनी और गूंजती हुई आवाज़ें उनके आसपास सुनाई देने लगीं। अब इसी कारण वे उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं और माइन के एक छोटे से छेद में छिपकर अपनी जान बचाते हैं। यहाँ वे अपनी सांस रोक लेते हैं, लेकिन रीपर अपनी पूंछ में लगे सेंसर से उनकी सांस को पहचानने की कोशिश करता है। तभी कैटी को दूसरी तरफ से एक रोशनी दिखाई देती है। वह रीपर को फ्लेयर की रोशनी से भ्रमित करके वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ भी एक रीपर खड़ा होता है। वह रीपर कैटी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है।
कैटी की इस घटना से नीना और विल को थोड़ा समय मिल जाता है और वे किसी तरह इस माइन से बाहर निकल जाते हैं। कैटी के खोने का उन्हें दुख तो होता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे आगे बढ़ते हैं और रात में एक टूटे हुए घर में रुकते हैं। यहाँ उन्हें एक कार भी मिलती है जो अच्छी स्थिति में होती है। डिनर के समय नीना विल को बताती है कि लैब में पराक्लस नाम का एक केमिकल है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक क्यूबिक संस्करण है। नीना का मानना है कि यही केमिकल चाहिए क्योंकि रीपर्स की त्वचा को भेद पाना मुश्किल है। उसका दावा है कि उनकी त्वचा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी बॉडी में एक खास प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर बुलेट पर एक विशेष पदार्थ का लेप लगाकर उन पर फायर किया जाए तो यह एक तीव्र रिएक्शन करेगा, जिससे उनके अंदर एक प्रक्रिया शुरू होगी और उन्हें कमज़ोर किया जा सकेगा। अगले दिन ये लोग एक वाहन की मदद से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां 5वें फ्लोर पर विल को वह उपकरण मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी, लेकिन तभी एक अजीब जीव उन पर हमला कर देता है। किसी तरह वे अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। ये लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करके उस जीव को कुछ देर के लिए धीमा कर देते हैं और मौका मिलते ही वहां से भागकर नीना की लैब में पहुंच जाते हैं। नीना लैब में एक विशेष पदार्थ को तैयार करने लगती है। इस दौरान विल को नीना के परिवार की एक तस्वीर मिलती है। नीना बताती है कि उसकी टीम एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई जिससे उसका पूरा परिवार प्रभावित हुआ। नीना यह भी बताती है, मैंने तुम्हारी पत्नी तारा को कभी भी अपने साथ आने के लिए मजबूर नहीं किया था। नीना अपने फैसले खुद लेती थी और उसने अपनी मर्जी से ही साथ आना चुना था। विल का कहना है कि जो भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। खैर, अब नीना को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। जब वह अपनी बनाई हुई विशेष बुलेट को रीपर की शील्ड पर मारती है तो शील्ड अभी भी सही सलामत रहती है। इसके बाद नीना विल को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे रीपर्स को खत्म करने के लिए और भी प्रयोग करने थे। नीना के मुताबिक इन प्रयोगों में या तो वह रीपर्स को खत्म करेगी या खुद मारी जाएगी। विल अपने बेटे हंटर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नीना की बात मानकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार का टायर फट जाता है और कार पलट जाती है। दूसरी ओर एक रीपर नीना के करीब पहुंचने लगता है। तभी नीना को याद आता है कि उसने अब तक कोबाल्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। कोबाल्ट बैटरी के इलेक्ट्रॉन फ्लो को 3 गुना बढ़ाने में सक्षम था और वह सोचती है कि यह बुलेट के कन्वर्जन में भी मददगार हो सकता है। नीना जल्दी से कोबाल्ट का लेप अपनी बुलेट पर लगाती है। जैसे ही रीपर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, वह बुलेट फायर कर देती है। उसी समय दूसरी ओर हमें विल की स्थिति दिखाई जाती है। जो व्यक्ति उस गाड़ी से निकलकर ऊंचाई की ओर भाग रहा था और छिपने की कोशिश कर रहा था, उसे रीपर ने चारों ओर से घेर लिया था। विल ने उस पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन आखिर में हार मानने के करीब था। तभी एक गोली रीपर को लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद रीपर में जोरदार धमाका हुआ और वह फट गया। यह गोली नीना ने चलाई थी। इसका मतलब था कि नीना ने कोबाल्ट की मदद से इन रीपर्स को खत्म करने का तरीका ढूंढ लिया था। अब वहां मौजूद सभी रीपर्स को नीना ने एक एक करके मारना शुरू कर दिया। रीपर्स के टुकड़े देखकर नीना और विल को एहसास हुआ कि ये असली जीव नहीं थे, बल्कि मशीनें थीं। ये ना खाते थे, ना सांस लेते थे और ना ही सोते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य इंसानों को खत्म करना था। ये रीपर्स 8000 फीट से ऊपर नहीं जा सकते थे। शायद उन्हें इसी तरह डिज़ाइन किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि इन्हें बनाया किसने। इस सवाल का जवाब खोजते हुए दोनों आसमान की ओर देखते हैं। अब क्योंकि सभी बचे हुए लोगों को यह पता चल गया था कि इन रीपर्स को कैसे मारा जाए, वे ग्रुप्स में निकल पड़े इन्हें खत्म करने के लिए। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आखिरी सीन में हमें केवल इन क्रिएचर्स को मरते हुए दिखाया गया है, लेकिन फिल्म सस्पेंस के साथ खत्म होती है क्योंकि यह नहीं बताया गया कि आखिर इन क्रिएचर्स को भेजा किसने था, क्योंकि इन रीपर्स की सच्चाई इस फिल्म में स्पष्ट नहीं की गई है। इसका खुलासा हमें फिल्म के अगले भाग में होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।